AIR-1 ने कैसे अटेम्प्ट किया, AIR-2 ने कैसे अटेम्प्ट किया और AIR-10 ने कैसे अटेम्प्ट किया, वो समझने की कोशिश करें। While there are other aspirants जो कि 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल तैयारी कर रहे हैं और उनके जो स्कोर्स हैं वो कट ऑफ से 100 नंबर नीचे हैं और जो उनका इंप्रूवमेंट भी हो रहा है वो 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स का हो रहा है। तो अभी तक हमने ये देखा कि 800 इज द मैजिकल नंबर, यानी कि अगर आपको IAS वाली रैंक पानी है, यू वांट टू कम इन टॉप 50, तो आपको 800 नंबर से मेंस में ऊपर लाना पड़ेगा। स्ट्रक्चर, कंटेंट और प्रेजेंटेशन के लेवल पे अगर हम अपने सीनियर एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर दें तो we can help them in improving their marks. Now एक और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, द जर्नी ऑफ ए रैंकर, राइट? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे साथ स्मैश मेंस प्रोग्राम में वेटरन एस्पिरेंट्स के साथ साथ रैंकर्स भी जुड़े होते हैं। तो इसके मेंस में 782 मार्क्स हैं, अगर ये 802 हो जाते, 20 मार्क्स और बढ़ जाते, तो क्या ये टॉप 50 के अंदर आ सकता था और IAS बन सकता था? डेफिनेटली बन सकता था। आप कभी भी हमारे ऑफिस आ सकते हो एंड यू कैन आस्क द टीम कि मुझे अरविंद सर से मिलना है, आई विल मीट यू डेफिनेटली। कहाँ आप इंप्रूव नहीं कर पा रहे और कहाँ आप आके फंस चुके हो, राइट? सो यू कैन कम टू मी और दिस इज फ्री बाय द वे, यू नोबडी विल आस्क यू एनी मनी फॉर दिस, राइट? जस्ट 15-20 मिनट्स विद मी, नोबडी विल आस्क यू द मनी, बट यू शुड बी कॉन्फिडेंट इनफ टू कम। आर यू स्ट्रगलिंग विद द सेम चैलेंज? नाउ टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं किस चैलेंज की बात कर रहा हूँ, स्क्रीन पे हमारे पास 2 मार्कशीट है एक सिमिलर स्टूडेंट की। नाउ लेट्स ट्राई टू सी सम इंटरेस्टिंग डेटा फैक्ट्स ऑफ दीज मार्कशीट्स। So this student gave mains in 2019. It was his first mains, right? 2019 के बाद इसको दूसरी बार मेंस लिखने का मौका होता है 2023 में। अगर आप देख रहे हो तो इसने 4 साल बाद अपना दूसरा मेंस लिखा था। मे बी इन दीज 4 years ऐसा हो सकता है कि he was not able to clear the prelims, या हो सकता है कि इसने गैप लिया हो, बट one thing is very much confirmed कि इसने हार्ड वर्क जरूर किया होगा। बट अगर आप इसके मार्क्स को देखते हो तो इन दीज 4 years ऑफ हार्ड वर्क वो सिर्फ और सिर्फ अपने मेंस के मार्क्स में 6 मार्क्स का ही इंप्रूवमेंट ला पाता है, राइट? 6 मार्क्स का इंप्रूवमेंट ला पाता है। यू कैन सी हियर कि 2019 में ही स्कोर्ड 637 मार्क्स और 2023 में ही स्कोर्ड 643 मार्क्स। नाउ इवन आफ्टर स्कोरिंग 643 मार्क्स ही इज 100 मार्क्स बिलो द कट ऑफ, क्योंकि 2023 में जो कट ऑफ था वो 741 के अराउंड था, राइट? नाउ 4 साल मेहनत करने के बाद भी अगर 6 नंबर बढ़ रहे हैं तो क्या यूपीएससी एक लक का गेम है? या आप एज ए एस्पिरेंट ये नहीं समझ पा रहे हैं कि यूपीएससी आपसे मेंस में किस तरीके के आंसर्स एक्सपेक्ट कर रहा है? नाउ दिस इज नॉट द स्टोरी ऑफ वन सिंगल एस्पिरेंट। मेरे पास ऐसे हंड्रेड्स ऑफ मार्कशीट्स हैं उन स्टूडेंट्स की जो हमारे साथ स्मैश मेंस प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं, और what we do is we help these students in improving their marks in mains. Now how do we do this? इस पे हम आगे बात करेंगे, but let us understand one thing very clearly कि this Smash Mains program में जो हम students रखते हैं they are mostly the senior aspirants या वो rank holder होता है। Now senior aspirants से मेरा क्या मतलब है कि वो aspirants जिसकी जर्नी ऑलमोस्ट 3 से 5 साल की हो गई हो, राइट? और रैंकर से मेरा जो मतलब है वो ये कि जो एस्पिरेंट्स ऑलरेडी IRMS या IRS या IPS होते हैं एंड दे आर अपीयरिंग अगेन इन द एग्जाम फॉर रैंक इंप्रूवमेंट, वी हेल्प देम इन स्कोरिंग गुड मार्क्स इन मेंस, ताकि वो एक अच्छी रैंक और डिजायर्ड रैंक लेके आ पाए, राइट? नाउ इन ऑर्डर टू हेल्प दीज काइंड ऑफ एस्पिरेंट्स जो कि ऑलरेडी वेटरन है, वी हैव डेवलप्ड अ यूनिक हाई इंपैक्ट पेडागोजी, दैट इज आवर स्मैश मेंस प्रोग्राम, जिसमें हम इन एस्पिरेंट्स को हेल्प करते हैं सो दैट दे कैन इंप्रूव देयर मार्क्स, राइट? तो हमने ये पेडागोजी डेवलप कैसे की, आई विल टेल यू दिस सो दैट यू कैन ट्रस्ट अस। सो लेट्स डाइव इन। नाउ बिफोर वी मूव ऑन टू दैट, मैं चाहूंगा कि आप इस स्लाइड का स्क्रीनशॉट ले। इफ यू आर ए ऑनलाइन स्टूडेंट जो कि अपनी मेंस की आंसर राइटिंग में स्ट्रगल कर रहा है, आप अपनी आंसर कॉपी मुझे इस QR कोड के थ्रू भेज सकते हो। Our team will analyze that copy and I'll call you if you're a serious aspirant, right? और अगर आप ऑफलाइन रहते हो, let's say if you are staying in करोल बाग या ORN, तो आप मुझे मंडे टू फ्राइडे 2 बजे से लेके 6 बजे तक शाम में कभी भी मिल सकते हो। इट इज फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट? एंड वी सीरियसली वांट टू हेल्प दोज एस्पिरेंट्स जो कि थोड़े सीरियस हैं एंड दे रियली वांट टू improve their answer writing and get success, right? How we can train a student जो कि ऑलरेडी एक वेटरन एस्पिरेंट है या रैंकर है, राइट? सो इनको ट्रेन करने के लिए हम फ्रेमवर्क कैसे अपने डेवलप करते हैं, आई टेल यू अ ग्लिम्स ऑफ दैट। द फर्स्ट थिंग इज व्हाट वी डू इज कि वी एनालाइज द कट ऑफ प्रॉपर्ली, राइट? अगर आप
2023 का कट ऑफ लिस्ट देखे हो, जो मेंस का कट ऑफ था वो 741 मार्क्स था, राइट। अगर आप जनरल कैटेगरी में हो और 741 से नीचे नंबर ला रहे हो, यू आर नॉट देयर इन द मेंस, राइट, यू विल नॉट बी रिकमेंडेड फॉर द इंटरव्यू। और अगर आप फाइनल लिस्ट में अपना नाम चाहते हो तो यू हैव टू गेट 953 marks, right? Then only you will be able to get into that holy period, right? So this is the cutoff for 2023. अगर कट ऑफ से रिलेटेड एक इंटरेस्टिंग फैक्ट को देखा जाए तो टॉप 50 जो भी रैंकर्स हैं हमारे 2023 के, all of them have scored marks in mains, I'm talking about, more than 800. मतलब टॉप 50 में यू विल गेट नोबडी जिसका 800 नंबर से नीचे हो, यानी कि टॉप 50 पीपल आर प्लस 60 मार्क्स देन द कट ऑफ, राइट। और शुरू में हमने मार्क्स शीट जो देखी थी उसमें 4 साल की मेहनत के बाद भी वो कट ऑफ से 100 नंबर पीछे है, राइट। सो इफ यू वांट टू कम इन टॉप 50 यू हैव टू स्कोर एनीथिंग अबव 800, राइट। एंड द लोवेस्ट इन टॉप 50 इज 802 मार्क्स, इफ यू कैन सी दिस। टॉप 50 में जो सबसे लोवेस्ट मार्क्स हैं वो 802 नंबर है, राइट। सो इफ यू वांट टू कम इन टॉप 50 एंड इफ यू वांट टू बिकम एन आईएएस यू हैव टू स्कोर 802 मार्क्स, राइट। उसके बाद दिस इज द सेकंड पॉइंट जिस पे मैं अभी आऊंगा, बट अगर आपको टॉप 10 में आना है, सो टॉप 10 रैंकर्स जो ये हैं दे स्कोर 130 मार्क्स अबव द कट ऑफ, यानी कि अगर 741 कट ऑफ है तो यू हैव टू स्कोर 871 अराउंड, like this is the average marks I'm telling you कि 130 मार्क्स टॉप 10 का एवरेज। और जो टॉप स्कोरर हैं they have scored around 150 मार्क्स above the cutoff। फॉर एग्जांपल आदित्य श्रीवास्तव, अनिमेश प्रधान, और जो 10th रैंक है ऐश्वर्यम प्रजापति, she has scored 190 marks and above। So why these aspirants are able to score such a high marks in a limited time frame में तैयारी करने के बाद भी, वाइल देयर अदर एस्पिरेंट्स जो कि 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं, 5-5 साल तैयारी कर रहे हैं और उनके जो स्कोर्स हैं वो कट ऑफ से 100 नंबर नीचे हैं, और जो उनका इंप्रूवमेंट भी हो रहा है वो 10 मार्क्स, 12 मार्क्स, 15 मार्क्स का हो रहा है। सो व्हाई इट इज हैपनिंग, दिस इज द बिग क्वेश्चन। तो अभी तक हमने ये देखा कि 800 इज द मैजिकल नंबर, यानी कि अगर आपको आईएएस वाली रैंक पानी है, इफ यू वांट टू कम इन टॉप 50 तो आपको 800 नंबर से मेंस में ऊपर लाना पड़ेगा, राइट। अभी कुछ ऐसे एस्पिरेंट्स के मार्क्स देखते हैं मेंस के जो कि जस्ट कट ऑफ जितना नंबर लेके आए, बट दे हैव स्कोर्ड वेरी गुड इन मेंस। फॉर एग्जांपल अगर आप स्वाति मोहन राठौड़ जिसकी रैंक 492 है उसके मार्क्स को देखो तो मेंस में शी हैज स्कोर्ड 815 मार्क्स, राइट। 815 मार्क्स जो कि किसके बराबर है, 22nd रैंक के स्टूडेंट के बराबर है। नाउ हु हैज स्कोर्ड 27th रैंक, अंशुल भट्ट, उसने भी 815 मीन्स में लाए, बट द डिफरेंस क्रिएटिंग हियर इज इंटरव्यू मार्क्स। स्वाति मोहन राठौड़ के इंटरव्यू में 138 मार्क्स है, विच इज वेरी पुअर मार्क्स, एंड अंशुल भट्ट के 210 नंबर हैं इंटरव्यू में, विच इज वेरी ग्रेट मार्क्स, राइट। सो दिस इज क्रिएटिंग ऑल द डिफरेंस। तो अभी तक हमने क्या समझा वो ये कि अगर आप टॉप 50 में आना चाहते हो तो यू हैव टू गेट एनी हाउ मोर देन 800 मार्क्स, राइट। अगर आप टॉप 10 में आना चाहते हो तो आपको 130 मार्क्स एबव द कट ऑफ लाना पड़ेगा, राइट, विच इज आई वुड से 850 मार्क्स के आसपास लेके आना पड़ेगा, राइट। ऑल्सो देयर आर सम एस्पिरेंट्स जो कि कट ऑफ को जस्ट क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल दे हैव स्कोर्ड 953, इवन दे ऑल्सो हैव स्कोर्ड मोर देन 800। फॉर एग्जाम्पल आई गिव यू 492 रैंक, उसने 815 नंबर लाए। तो अगर आप 800 से 820 के रेंज में रिवॉल्व कर रहे हो और आपके इंटरव्यू के मार्क्स अच्छे नहीं हैं तो आप फंस जाओगे। अगर आपके इंटरव्यू के मार्क्स 180, 185, 190 हैं देन यू विल गेट अ रैंक इन अंडर 50, राइट। तो नंबर की कट ऑफ की एनालिसिस करने के बाद द सेकंड थिंग इज व्हाट वी सी व्हाइल डेवलपिंग आवर पेडागोजी इज कि जो भी टॉप स्कोरर है मेंस में, फॉर एग्जांपल द रैंक 1, द रैंक 2, द रैंक 10, इन्होंने कट ऑफ से 150 मार्क्स एबव मींस में हासिल किया है एंड दे हैव स्कोर्ड मोर देन 890 मार्क्स, राइट, यू कैन सी हियर। नाउ इनकी कॉपी से हम ऐसी क्या लर्निंग ले सकते हैं और उस लर्निंग के बेसिस पे हम ऐसे क्या फ्रेमवर्क्स बना सकते हैं जिससे हम बाकी एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर पाएं एंड वी कैन हेल्प देम इन इंप्रूविंग देयर मार्क्स इन मेंस एंड हेल्प देम गेटिंग अ डिजायर्ड रैंक, राइट। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस कि हमने इन टॉप
रैंकर्स जो हैं, जो मेंस में सबसे ज्यादा मार्क्स लेके आए, उनकी कॉपी से क्या डिराइव करके लाया। नाउ अगर आप देखोगे तो जो टॉप 10 रैंकर हैं वो बेसिकली 3 पैरामीटर्स पे अपनी कॉपी में काम करते हैं। द फर्स्ट पैरामीटर इज द स्ट्रक्चर। आपका 20 के 20 क्वेश्चन में स्ट्रक्चर एकदम करेक्ट जाना चाहिए। सेकेंड थिंग इज कंटेंट एंड थर्ड थिंग इज प्रेजेंटेशन। नाउ what we derived from their answers is कि they are very good in structure, they are very good in content, and they are very good in presentation, right? Now, if we can train our aspirants जो कि similar problems को face कर रहे हैं, they are not able to clear the cutoff, even after doing hard work, अगर उनको हम structure, content और presentation में train करें, तो definitely वो एक बहुत अच्छा marks में ला सकते हैं। Now, I'll tell you कि हमने ये structure, content और presentation वाली जो एक let's say pointers हैं, इनको तैयार कैसे किया। Now we'll be delving into the copies of AIR1 and AIR2 और हम देखेंगे कि इनके आंसर्स करने का तरीका क्या है। हमारे स्क्रीन पे एक क्वेश्चन है, राइट? इफ यू कैन सी द क्वेश्चन हियर। नाउ दिस इज द कॉपी ऑफ AIR1 बाय द वे। अगर आप क्वेश्चन को पढ़ो तो क्वेश्चन लिखा हुआ है विथ सुटेबल एग्जांपल्स डिस्कस हाउ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स enhance public participation and responsiveness with regard to environmental policies in India. Right, this is the question. ठीक है? Now हमारा जो framework है, what we do is कि after reading any question, you have to understand what is the theme and demand of this question. Right? तो अगर आप question की theme को देखोगे तो environmental pressure group is the theme of the question. Right? जिसपे question based है. Right? और क्वेश्चन की जो डिमांड है वो ये कह रही है कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स जो है वो पब्लिक पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्सिवनेस को बढ़ा देते हैं। लाइक दिस इज अ डिमांड, तो आपको एग्जांपल्स के साथ सब्सटेंशिएट करना है, राइट? सो दिस इज डिमांड वन ऑफ द क्वेश्चन। ठीक है, आई थिंक यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन कि यहाँ पे एग्जांपल्स के थ्रू आपको सब्सटेंशिएट करनी है चीजों को। हियर इज द आई थिंक यू अंडरस्टूड द क्वेश्चन। नाउ हमेशा थीम को आपको इंट्रोडक्शन में लिखना होता है, राइट? दिस इज द फ्रेमवर्क। और डिमांड को आपको हमेशा बॉडी में लिखना होता है, राइट? और थीम और डिमांड को समझने के बाद आपको डायरेक्टिव का भी फंक्शन समझना होता है। नाउ डायरेक्टिव से मेरा क्या मतलब है कि हियर डायरेक्टिव इज रिटन व्हाट? डिस्कस, राइट? तो जब भी आपके पास डायरेक्टिव डिस्कस आए, नाउ देयर इज अ अप्रोच दैट वी हैव डिराइव्ड इज यू फॉलो 70-30 अप्रोच। Now what is this 70-30 approach is कि जो भी क्वेश्चन में डिमांड पूछी गई है, फॉर एग्जांपल ये डिमांड 1 जो है, इसको आप 70% वेटेज दीजिए अपने कंटेंट, राइट? 70% आप इसको वेटेज दीजिए, इफ यू कैन सी दिस। और 30% आप बियॉन्ड द डिमांड जाइए, जो कि नहीं पूछा हुआ है, यू गो, राइट? आप बियॉन्ड द डिमांड जाइए। नाउ इससे क्या होगा कि आपका आंसर जो है स्ट्रक्चरली बहुत ही बेटर होगा। फॉर एग्जाम्पल कि अगर क्वेश्चन है कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप कैसे पब्लिक पार्टिसिपेशन और रिस्पॉन्सिवनेस को इंप्रूव या इनहेंस कर रहा है, तो उसके अंदर आप पॉइंट्स लिखेंगे विद एग्जांपल्स। दूसरा, बियॉन्ड द डिमांड आप क्या जा सकते हैं 30% ऑफ द अपने पेज स्पेस में कि देयर आर सर्टेन कंसर्न्स आल्सो इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स पोजेस। फॉर एग्जांपल दे हिंडर द डेवलपमेंट प्रोसेस, राइट? और उसके भी बहुत सारे एग्जांपल्स आपने पढ़े होंगे, राइट? सो यू कैन राइट अबाउट दैट आल्सो, राइट? उसके बाद इश्यूज जब आप बताओगे, जो कंसर्न्स आप बताओगे कि इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स ये सारे कंसर्न्स पोज कर रहे हैं, तो आप जब भी अपना आंसर कंक्लूड करोगे तो या तो सजेस्टिव टोन के साथ कंक्लूड करोगे या एक छोटा सा वे फॉरवर्ड का डायग्राम बना दो, ठीक है? और 1-2 वे फॉरवर्ड ऐसे लगा दो एंड देन कंक्लूड विद अ समरी ओनली, राइट? नाउ दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द आंसर कि ऐसे हम आंसर को अपनी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, यानी कि हमको थीम और डिमांड को समझना है और हमको फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव को समझना है, राइट? तो मैं इन सारी चीजों को रब कर देता हूं एंड लेट्स अंडरस्टैंड कि AIR1 ने इसको एड्रेस कैसे किया। नाउ उसने प्रेशर ग्रुप को एक्सप्लेन किया है, राइट? एक्सप्लेनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन यहां पे इसने दिया है, प्लस आर्टिकल मेंशन किया हुआ है, इफ यू कैन सी दिस कि हियर ही हैज रिटन कि प्रेशर ग्रुप्स आर अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनाइज्ड पीपल, और उसके अंदर इन्होंने आर्टिकल भी मेंशन किया है, व्हिच इज गुड थिंग, राइट? नाउ उसने फर्स्ट पार्ट ऑफ द डिमांड जो D1 था हमारा, कि जो D1 था, राइट? ही हैज एड्रेस्ड हियर, अगर आप देखोगे यहाँ पे ही हैज रिटन 5 पॉइंट्स फॉर दिस,
इफ यू कैन सी दिस, ही हैज रिटन 5 पॉइंट्स फॉर दिस. उसके बाद he has gone beyond the demand and he is writing about the certain challenges that is posed by what? The environmental pressure group. उसके बाद इन्होंने way ahead लिखा and then he concluded his answer. Now if you can see from AIR one answer is he is structurally very good, right? स्ट्रक्चर के मामले में वो बहुत ही सॉलिड है. और अगर आप इसी क्वेश्चन को देखते हो कि AIR2 कैसे लिखते हैं, फॉर एग्जाम्पल this is the copy of AIR2, right? And it is a similar question only, right? अगर आप AIR2 का आंसर देखोगे तो इन्होंने जो इंट्रोडक्शन को जो स्टार्ट किया है वो कैसे स्टार्ट किया है कि इन्होंने जजमेंट बताया है जिसमें जुडिशरी ने राइट टू इन्वायरमेंट को फंडामेंटल राइट घोषित कर दिया और प्रेशर ग्रुप का सिग्निफिकेंस बताया है इन रियलाइजेशन ऑफ दिस फंडामेंटल राइट विच इज राइट टू इन्वायरमेंट, राइट? सो कंटेंट वाइज इफ यू विल सी कि AIR2 का जो कंटेंट लेवल है ना वो बहुत सॉलिड है, राइट? और अगर आप यहां नीचे जाके देखते हो तो ही इज डूइंग व्हाट कि जो डिमांड 1 थी हमारी उसी को सिर्फ ये ही इज राइटिंग 6 पॉइंट्स अंडर द डिमांड 1 ओनली. बट अगर आप देखोगे तो जो डिमांड 1 को जो इनको एड्रेस करने का जो इनका तरीका है वो ये है कि इज राइटिंग लॉट ऑफ एग्जांपल्स. फॉर एग्जांपल यू विल सी कि बॉम्बे हिस्ट्री नेचर सोसाइटी, राइट? He's talking about Madhesi Foundation, right? He's talking about Jal Swabalamban Society, right? और इनके पास he has a lot of wetland internationals. He's talking about Wildlife Trust of India and also he's talking about चिल्का बचाओ आंदोलन, right? But इतने सारे examples he has put in his answer. While अगर आप AIR1 का पेपर देखते हो तो he has got only 3 examples, right? नम्रता बचाओ आंदोलन, उसके बाद यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया था कि एरे ग्रुप और ग्रीन पीस का रिपोर्ट, राइट? उसके बाद इनके पास एग्जाम्पल्स नहीं है. सो व्हाट वी फिगर्ड आउट फ्रॉम एनालाइजिंग दीज 2 कॉपीज इज कि जो AIR1 है ना वो स्ट्रक्चरली बहुत ही सॉलिड है, राइट? और जो AIR2 है अपना वो कंटेंट वाइज और प्रेजेंटेशन वाइज बहुत सॉलिड है, राइट? तो एक क्वेश्चन ये था. दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं कि हाउ दे हैव परफॉर्म्ड. पहला क्वेश्चन मैंने इनकी पहली एक कॉपी का मैंने पहला क्वेश्चन उठाया था. इफ यू कैन सी दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. और मैंने फिर इनकी जो कॉपीज हैं 10वां उसी कॉपी का 10वां क्वेश्चन उठा के देखा कि क्या ये सिमिलर पैटर्न फॉलो कर रहे हैं या नहीं, राइट? क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है. द क्वेश्चन सेज कि इन रीसेंट ईयर्स इंडिया's रिलेशनशिप विद वेस्ट एशिया हैज इवॉल्व्ड फ्रॉम कन्फाइंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स टू एक्सपेंस ऑफ जियो इकोनॉमिक्स डिस्कस. सो द थीम ऑफ दिस क्वेश्चन इज India's relationship with the West Asia, right? क्योंकि वेस्ट एशिया पे क्वेश्चन फेम हुआ है तो दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन एंड द फ्रेमवर्क इज कि थीम जो भी होगा मैं उसको इंट्रोडक्शन में लिखूंगा. सो आई राइट अबाउट वेस्ट एशिया कि हमारा एक्सटेंडेड नेबरहुड है और उससे हमारे रिलेशंस कैसे हैं उसका एक ब्रीफ कॉन्टेक्स्ट दे दूंगा अपने इंट्रोडक्शन में, राइट? नाउ ही इज सेइंग कि द क्वेश्चन इज सेइंग कि इंडिया का जो भी लेट्स से रिलेशनशिप है विद वेस्ट एशिया वो जियोपॉलिटिकल भी है और जियो इकोनॉमिक भी है. तो आपको इन दोनों ही लेवल पे बात करनी होगी. हमारे जियोपॉलिटिक्स वाले जो भी रिलेशनशिप्स हैं हमको उसको भी डिराइव करना है, अपने आंसर्स में मेंशन करना है. और जियो इकोनॉमिक्स लेवल पे जो भी हमारे रिलेशनशिप्स हैं विद वेस्ट एशिया हमें वो भी बताना है, राइट? सो दिस इज डिमांड 1 ऑफ द क्वेश्चन एंड दिस इज डिमांड 2 ऑफ द क्वेश्चन. नाउ यू अंडरस्टूड द थीम एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. अभी देखते हैं कि AIR1 ने इसको कैसे अटेम्प्ट किया और AIR2 ने इसी क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट किया. सो अगर आप देखोगे so he is writing about the current context with related to West Asia, which is a good introduction I would say. उसके बाद geopolitics का जो रिलेशनशिप था वो पहले कैसा था, he is talking about that. अभी नया रिलेशनशिप जो है वो जियो इकोनॉमिक्स के बेसिस पे कैसे सेट हो रहा है, he is talking about that. Here he is writing 5 points, 6 points, ठीक है? और उसके बाद geopolitics are far from over, यानी कि still we have not only the geo-economics but we have geopolitics relationship too. उसके बारे में इन्होंने 4 पॉइंट लिखा हुआ है and then he has gone to conclude the answer. So if you'll see कि structurally ही अपने आंसर्स को बहुत ही बेटर बना के रख रहे हैं हमेशा, right? Now if I compare his answers with the AIR2 answer कि AIR2 ने कैसा लिखा, तो similar question again he is starting with the introduction और he has made the diagram so to improve his presentation, ठीक है? अभी ये क्या कर रहे हैं, ही इज डूइंग, क्योंकि डायरेक्टिव यहां डिस्कस है, ये यहां पे 70-30 लगा रहे हैं कि ही इज
टॉकिंग मोर अबाउट जियो इकोनॉमिक एंगल। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ये एरिया ऑफ एंगेजमेंट में इकोनॉमिक एंगल की ज्यादा बात कर रहे हैं, और इकोनॉमिक एंगल के अंदर ही एनर्जी, स्पेस, रेमिटेंस, एग्रीकल्चर के डायमेंशंस को खोल दिया है, और इकोनॉमिक एंगल के अंदर क्या इशू आ रहा है उसको हाईलाइट किया है, विच इज गोइंग बियॉन्ड द डिमांड, राइट। और देन यहाँ पे ये आके अपने आंसर को कंक्लूड कर रहे हैं। नाउ व्हाट ही इज डूइंग इज कि इस डिस्कस डायरेक्टिव के साथ ही इज पुटिंग 70-30 अप्रोच। While this particular AIR1, what he has done is he has done the division approach अपनाया है इन्होंने, यानी कि इसी स्टेटमेंट के डिफरेंट एनालिसिस पार्ट को ब्रेक करके उनको एड्रेस कर दिया, एंड देन ही फिनिश द आंसर, राइट। सो व्हाट वी कैन अगेन डिराइव इज कि जो AIR1 है ना वो स्ट्रक्चरली बहुत सॉलिड है अपने आंसर्स को लेके, राइट। और जो AIR2 है ना वो कंटेंट लेवल पे बहुत सॉलिड है। फॉर एग्जांपल अगर आप इनके कंटेंट को देखोगे तो इकोनॉमिक्स के अंदर ही इन्होंने इतनी सारी बातें की हैं कंटेंट पे, एंड ही हैज आल्सो गॉट द डेटा, राइट। इफ यू कैन सी हियर, ही हैज आल्सो गॉट द डेटा। उसके बाद एनर्जी लेवल पे ही हैज टॉक्ड अबाउट, ओके, ही हैज अगेन स्पेस में क्या चीजें चल रही हैं, अगेन एग्रीकल्चर में, राइट, रेमिटेंसेस कितना आ रहा है, ऑल दीज थिंग्स कंटेंट लेवल पे ही इज वेरी सॉलिड। सो व्हाट वी डिराइव फ्रॉम ऑल दीज टॉपर्स AIR1 और AIR2 के कॉपी से हम क्या डिराइव कर रहे हैं कि अगर आप स्ट्रक्चरली बहुत सॉलिड होगे, कंटेंट और प्रेजेंटेशन वाइज अगर बहुत सॉलिड होगे, तो आप अपने एग्जाम में, अपने मेंस के एग्जाम में बहुत अच्छा मार्क्स ला सकते हो, राइट। तो एक क्वेश्चन हम AIR10 का देख लेते हैं कि हाउ शी हैज अप्रोच्ड वन पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन, एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप वाला। देयर शी हैड स्टार्टेड विद एक्सप्लेनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन। उसके बाद जो डिमांड 1 था कि रोल ऑफ एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप, उसने यहाँ पे इनकी बात की है, और यहाँ पे 7 पॉइंट्स लिखे हैं, राइट। यू कैन सी शी हैज रिटन 7 पॉइंट्स, शी हैज रिटन 7 पॉइंट्स। और उसके बाद डिस्कस डायरेक्टिव में इन्होंने डिवीजन अप्रोच अपनाया है। अगर आप देखोगे विथ रिगार्ड्स टू एनवायरमेंटल पॉलिसीज की बात हुई है क्वेश्चन में, व्हाट शी हैज डन इज शी हैज नॉट गॉन बियॉन्ड द डिमांड कि एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप्स क्या कंसर्न पोज कर रहे हैं। व्हाट शी हैज डन इज डिवीजन अप्रोच अपना के कुछ इन्वायरमेंटल पॉलिसीज के बारे में बताया और अपने आंसर्स को एंड कर दिया। सो ऐसी बहुत सारी एनालिसिस टॉपर्स कॉपीज की इंटरनली हम करते हैं, एंड वी डिराइव सर्टेन फ्रेमवर्क्स, राइट। और ऑन द बेसिस ऑफ दैट वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स जो कि सीनियर एस्पिरेंट्स होते हैं या रैंकर्स होते हैं, और वी हेल्प देम इन इंप्रूविंग देयर मीन्स मार्क्स। तो मैं फाइनली आपको बता देता हूं कि व्हाट वी हैव डिराइव्ड, राइट। अगर हम एक कॉमन क्वेश्चन लें, लेट्स से एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप वाला क्वेश्चन लें, और उसको AIR1 ने कैसे अटेम्प्ट किया, AIR2 ने कैसे अटेम्प्ट किया, और AIR10 ने कैसे अटेम्प्ट किया, वो समझने की कोशिश करें, तो आई टेल यू जस्ट, आई जस्ट राइट इट फॉर यू हियर, राइट। इफ यू कैन सी दिस, मैं अपनी पेंसिल की साइज को थोड़ा बड़ा कर देता हूं। सो इंट्रोडक्शन लेवल पे AIR1 ने क्या किया था, सिंपल एक्सप्लेनेशन प्लस आर्टिकल, ठीक है। AIR2 ने क्या किया था, जजमेंट का यूज किया था, ठीक है। जजमेंट को मैं ऐसे लिख दे रहा हूं, प्लस उन्होंने क्या किया था, सिग्निफिकेंट रोल बताया था प्रेशर ग्रुप का, तो रोल बता दिया था, सिग्निफिकेंट रोल बता दिया था जिस कॉन्टेक्स्ट सेट करने के लिए, ठीक है। और AIR10 में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि ऑल दीज 3 रैंकर्स हैव स्कोर्ड मोर देन 190, राइट। तो इन्होंने सिंपल एक्सप्लेनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन दिया, राइट। बॉडी की बात करें तो बॉडी में AIR1 ने क्या किया, जो मेन डिमांड है उसको एड्रेस किया, बियॉन्ड द डिमांड जाके कंसर्न को रेज किया, ठीक है। कंसर्न बताया, यू कैन सी दिस, कंसर्न बताया कि व्हाट कंसर्न एनवायरमेंटल प्रेशर ग्रुप पोजेस, राइट। उसके बाद वे फॉरवर्ड के साथ कंक्लूड किया, वे फॉरवर्ड प्लस कंक्लूजन मीन्स व्हाट, जब भी आप कंसर्न बता रहे हो ना, जस्ट डू नॉट समराइज एंड कंक्लूड द आंसर, जस्ट गिव अ वे फॉरवर्ड, और कंक्लूड भी कर रहे हो, अगर वे फॉरवर्ड के लिए जगह नहीं है तो जस्ट गिव द सजेस्टिव टोन इन द कंक्लूजन, राइट। So this is what the AIR1 did in the body part, and the conclusion parts he did with way forward and conclusion, right? अगर आप AIR2 को देखोगे तो he did with judgment and role of pressure group, right? Role of PG मैं लिख दे रहा हूं। बॉडी में इन्होंने क्या किया, डिमांड 1 ही एड्रेस किया जो कि क्वेश्चन में था। दूसरा, इन्होंने बियॉन्ड डिमांड नहीं गए क्योंकि कंटेंट यहां पे बहुत सॉलिड रखा है, कंटेंट बहुत सॉलिड रखा है, एंड देन ही सिंपली concluded the answer, right? कंक्लूजन में भी इनका कंटेंट बहुत सॉलिड है,
ही हैज़ रिलेटेड विथ लेट्स से फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ इन्होंने अपने कंक्लूजन में आर्टिकल्स को डाला है और रिलेट किया, राइट। AR10 ने क्या किया है कि एक्सप्लेनेशन बेस्ड इंट्रोडक्शन रखा। बॉडी में इन्होंने क्या किया कि डिमांड 1 तो एड्रेस किया ही किया, डिवीजन अप्रोच अपना के उसी क्वेश्चन को ब्रेक किया और इन्वायरमेंटल पॉलिसीज जो है वो बताया, राइट, एंड देन शी कंक्लूडेड, राइट। सो अगर आप देखें तो जो हमारा AIR1 है, ही इज स्ट्रक्चरली वेरी सॉलिड, स्ट्रक्चरली वेरी सॉलिड, क्योंकि एक इन्वायरमेंटल प्रेशर ग्रुप के फंक्शन के साथ साथ ही इज ऑल्सो टेलिंग यू द कंसर्न्स ऑल्सो एंड इज ऑल्सो टेलिंग यू व्हाट वे फॉरवर्ड, ठीक है। हियर AR2 is very much solid in content and presentation along with content और presentation के साथ बहुत solid हैं कौन कौन, AR2 and 10, right। So circling back, हम यहाँ से जो अपनी pedagogy जो हमने डेवलप की है कि structure, content और presentation के लेवल पे अगर हम अपने सीनियर एस्पिरेंट्स को ट्रेन कर दें तो we can help them in improving their marks, right। सो अगर स्ट्रक्चर को बहुत सॉलिड बनाना है तो यू हैव टू फिगर आउट कि आपको अपने थीम एंड डिमांड अप्रोच को और फंक्शन ऑफ डायरेक्टिव को बहुत ही अच्छे से समझना होगा इफ यू वांट टू मास्टर द स्ट्रक्चर, राइट। अगर आपको कंटेंट को बहुत अच्छा करना है तो आपको पहले तो अपनी कंटेंट की जो तैयारी है ना वो माइक्रो थीमेटिक वे में करनी होगी, राइट। इससे पूरी वीडियो है, अभी मैं लिंक दे दूंगा उसका। और अपनी आर्टिकुलेशन स्किल्स को अच्छा करना पड़ेगा कॉपी में ताकि आपका कंटेंट अच्छा दिखे, मतलब जो पूछा जा रहा है उसी के टोन में आपका आंसर, राइट। तो अगर आपको कंटेंट को अच्छा करना है तो यू हैव टू डू दीज टू थिंग्स, राइट। और प्रेजेंटेशन को अच्छा करना है, राइट, तो आपको इन 3 पैरामीटर्स पे काम करने होंगे, राइट। मतलब क्या कि वर्टिकल व्यू ऑफ द कॉपी, द इवैल्यूएटर इज नॉट गोइंग टू रीड योर कॉपी हॉरिजॉन्टली लाइन बाय लाइन, ऐसे नहीं देखेगा वो वर्टिकली देखेगा, उसको समझ में आ जाएगा क्या ये लिखा है अच्छा या नहीं, राइट। दूसरा, डिमांड के हिसाब से आप क्या पेज स्पेस देते हो किसी पर्टिकुलर आप डायरेक्टिव के हिसाब से क्या पेज स्पेस देते हो किसी पर्टिकुलर डिमांड को, तो पेज प्रपोर्शन कितना होना चाहिए किसी डिमांड का, वो डायरेक्टिव के हिसाब से आप कितना दे रहे हो, दैट ऑल्सो कम्स इनटू द प्रेजेंटेशन एस्पेक्ट। ऑल्सो डायग्राम, फ्लो चार्ट, लाइन अलाइनमेंट, लाइन स्पेसिंग, हैंड राइटिंग और ये सारी जो चीजें हैं वो भी मैटर करती हैं, ठीक है। सो दे आर एट द लास्ट, राइट। तो अगर आपको माइक्रो थीमेटिक वे ऑफ प्रिपरेशन करना है कंटेंट को बनाने का तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो स्लाइड का, इस QR कोड का, एंड आपका अगर आप इस QR कोड को यूज करके गूगल सर्च करते हो यू विल अराइव एट दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट, जहां पे मैंने बहुत ही ढंग से कैसे माइक्रो थीम्स का यूज करते हुए आप अपने मेंस के कंटेंट को बना सकते हो, कंटेंट को इंप्रूव कर सकते हो, सो दैट यू कैन एग्जैक्टली राइट द सेम कंटेंट from your notes in your mains copy, वो आप कर पाओगे। So do watch these videos, right। दूसरा I'll give you one more reference, तो I would say कि आप इस QR कोड का भी स्क्रीनशॉट ले लो। Now कैसे कंटेंट के अंदर पॉइंट्स को जनरेट करना होता है और अपने आर्टिकुलेशन को आप कैसे बढ़िया कर सकते हो, you will get to know from this particular video, ठीक। He is Subham sir, he is one of the lead of the Smash Memes initiative, he heads the content department और he is running the program PYQ Samiksha। तो if you'll see these videos, take the screenshot of the QR code. The QR code will take you to this particular video, right? Or you'll get a good idea about how to improve your content in the means answer copy, right? तो अभी इसके आगे हम क्या करने वाले हैं कि हमारे साथ कुछ एस्पिरेंट्स जो एक्चुअली अपने मेंस के मार्क्स को इंप्रूव नहीं कर पा रहे थे खुद से, वो हमारे साथ स्मैश मीम्स 2024 में जुड़े और हमने उनको कैसे हेल्प किया इंप्रूव करने में उनके मेंस के मार्क्स को, तो उसके कुछ स्क्रीनशॉट्स हम देखेंगे और देखेंगे हमने उनको कैसे इंप्रूव कराया, राइट। सो दिस वाज द फर्स्ट स्लाइड ऑफ दिस पर्टिकुलर वीडियो, राइट, जहां पे हम इस स्टूडेंट की बात कर रहे थे जो कि 2019 और 2023 में 2 बार मेंस का पेपर दिया था, राइट, एंड ही वाज ओनली एबल टू स्कोर 6 एक्स्ट्रा मार्क्स इन हिज 4th year of preparation, right। 4 साल की मेहनत करने के बाद ये बस 6 मार्क्स ही अपना इंप्रूव करके आ पाया था। तो लेट्स सी कि एंड नाउ ही इनरोल्ड विथ अस इन आल्सो ही क्लियर्ड प्रीलिम्स, ठीक है, 2024 का इसने प्रीलिम्स क्लियर किया एंड ही वाज राइटिंग 2024 का मेंस आल्सो। सो ही जॉइंस स्मैश मेंस प्रोग्राम, हिज नेम इज आशीष, ठीक है, एंड लेट्स सी कि वो लिख कैसा रहा था।
और हमने कैसे इंप्रूव कराया उसको हेल्प करके, राइट, विथ आवर प्रूवन पेडागॉजी. तो इफ यूल सी हिज इनिशियल आंसर्स ऑफ FLT1, दिस इज फुल लेंथ टेस्ट 1. अगर आप उसके आंसर्स, इसके क्वेश्चन देखो पहले और इसके आंसर्स देखो, हाउ ही यूज्ड टू राइट. तो अगर क्वेश्चन देखते हो तो द क्वेश्चन सेज कि क्रिटिकली एग्जामिन द प्रोविजन ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर कमिश्नर एक्ट 2023. हाउ इज द न्यू मैकेनिज्म डिफरेंट फ्रॉम वन स्पेल्ड आउट बाय द सुप्रीम कोर्ट. नाउ दिस इज द क्वेश्चन वी हैव, राइट. अगर जब भी कोई क्वेश्चन आप पढ़ो, क्वेश्चन की थीम और डिमांड को ढूंढने की कोशिश करो. नाउ द थीम ऑफ द क्वेश्चन इज दिस पर्टिकुलर एक्ट. दिस पर्टिकुलर एक्ट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, जिसको मैं अपने इंट्रोडक्शन में लिखूंगा. मैं अपना पेन का कलर चेंज कर लेता हूं, जिसको मैं अपने इंट्रोडक्शन में लिखूंगा, राइट. अगर थीम एक्ट है तो आई विल राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ द एक्ट एज एन इंट्रोडक्शन, राइट. नाउ लेट्स सी द डिमांड्स क्या है जिनको हम बॉडी में एड्रेस करते हैं. प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट इज डिमांड, राइट. बट डायरेक्टिव क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन. यानी कि जब भी आप क्रिटिकली एग्जामिन आपके सामने आता है, यू यूज 50-50 अप्रोच, राइट. मीन्स व्हाट? आपको प्रोविजंस तो बताने ही होंगे एज अ डिमांड 1, बट आपको इश्यूज भी बताने होंगे उन प्रोविजंस के, क्योंकि डायरेक्टिव क्या है? क्रिटिकली एग्जामिन, राइट. सो डायरेक्टिव का फंक्शन क्या होता है कि जो भी हिडन डिमांड्स हैं वो भी बताए, प्लस वेटेज भी दे आपको कि डिमांड को कितने पेज प्रपोर्शन में एड्रेस करना है. नाउ जो तीसरा डिमांड है कि ये जो नया एक्ट आया है वो सुप्रीम कोर्ट के दिए हुए से कैसे डिफरेंट है. सो दिस इज डिमांड 3 ऑफ द क्वेश्चन, राइट. सो नाउ व्हाट वी डू इज कि हम थीम को हमेशा इंट्रोडक्शन में लिखते हैं, बॉडी को, डिमांड को हमेशा बॉडी में लिखते हैं. दिस इज आवर फ्रेमवर्क, राइट. एंड लेट्स सी कि इसने लिखा कैसा. दिस वाज द गाय, इसने लिखा कैसा. सो इज राइटिंग अबाउट द इलेक्शन कमीशन इन द इंट्रोडक्शन, राइट, which is inconsistent with the theme because theme is the act, right. Also is writing about the provisions. This is demand 1, right. demand 1 के बारे में लिख रहा है. He is writing about the provisions. और provisions में ये जो भी पॉइंट लिखे हैं these are generic points, right. क्योंकि अगर आपको पता हो तो जो भी इलेक्शन कमीशन एक्ट का जो प्रोविजन था, द फर्स्ट मेन जो प्रोविजन था, इट वाज द फॉर्मेशन ऑफ द कमिटी, द सिलेक्शन कमिटी, राइट, द फॉर्मेशन ऑफ सर्च कमिटी. तो ऑल दीज वर द मेन पॉइंट दैट यू हैव टू राइट. और यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा हुआ है? modifying the service condition of election commission, involvement of CEC, EC can be changed by executive direction, पता नहीं क्या क्या, right. These are generic points, right. So content के लेवल पे he is not doing great, ठीक है. थीम ये पकड़ नहीं पाए. उसके बाद rationale behind this move पूछा ही नहीं मैंने, बताया क्यों? Word limit है and you are using it for addressing something which is not asked. पहले आपको अपने मेन डिमांड को एड्रेस करना है, then go beyond the demand if the page space allows. So if you see he is discussing the challenges बिहाइंड द मूव, राइट. जब आपके प्रोविजंस ही सही नहीं हैं तो इन प्रोविजंस को अगर आप इनके इश्यूज कैसे बता पाओ. सो एज ए इवैल्यूएटर इफ आई रीड दिस क्वेश्चन कि अच्छा इंट्रोडक्शन थीम के साथ कंसिस्टेंट नहीं है, प्रोविजन सही नहीं है, रेशनल बिहाइंड द मूव पूछा ही नहीं है, राइट. और चैलेंजेस आप बता रहे हो मुझे, जब आपने प्रोविजन ही ढंग के नहीं बताया तो चैलेंजेस क्या बताओगे ढंग के, राइट. यू विल बी टेलिंग द जेनरिक प्रोविजंस, राइट, जेनरिक चैलेंजेस, राइट. और उसके बाद थर्ड डिमांड मिसिंग है. Third demand is missing, right. So this is how he used to write. और अगर आप इस तरीके के आंसर्स को लिखोगे विदाउट नोइंग की प्रॉब्लम कहाँ है तो आप डेफिनेटली मेंस पे मार्क्स तो नहीं ला पा रहे, राइट. नाउ आई वाज वेरी लेट्स से स्ट्रिक्ट विथ हिम और उसका इंप्रूवमेंट देखते हैं FLT5 में जाके. 4 टेस्ट डिस्कशंस लेने के बाद, बट ही वाज अ वेरी गुड एस्पिरेंट, ने गिव अप नहीं किया बीच में. आफ्टर आई क्रिटिसाइज हिम अ लॉट और उसको इम्प्रूवमेंट बहुत सजेस्ट किया, बट ही डिड नॉट गिव अप. और अगर आप देखोगे तो ये जो आंसर इसमें लिखा है एकदम AIR1 जैसा कुछ स्ट्रक्चर फॉलो करने की कोशिश की है और अपने कंटेंट को भी इंप्रूव करने की कोशिश की है. आई विल शो यू हाउ, राइट. सो इफ यू विल सी दिस कि द क्वेश्चन इज डिस्कस द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल रीजंस बिहाइंड द रिकरेंट कॉन्फ्लिक्ट्स इन union territories with elected legislatures. What step can be taken to foster the better cooperation between the union and the elected representatives? Now मैंने क्या बोला कि जब भी आप क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन की थीम और डिमांड को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, राइट. द थीम इन दिस क्वेश्चन इज यूनियन टेरिटरीज विथ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, राइट.
ये आपका थीम है जिसपे पूरा का पूरा क्वेश्चन बेस्ड है. सो दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन विच विल गो इनटू द इंट्रोडक्शन, राइट. लेट्स फाइंड आउट द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, क्योंकि बॉडी भी लिखनी है हमें. तो अगर आप डिमांड देखोगे ना, तो क्वेश्चन का एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन पूछ रहा है, पॉलिटिकल रीजन पूछ रहा है. दिस इज डिमांड 1, दिस इज डिमांड 2. कि कॉन्फ्लिक्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन क्या है, पॉलिटिकल रीजन क्या है, राइट. उसके बाद ये पूछ रहा है कि स्टेप्स बता दो कि कैसे हम कॉपरेशन बैठा सकते हैं. दिस इज डिमांड 3, राइट, ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप इसका इंट्रोडक्शन देखो तो ही हैज वेरी ब्यूटिफुली हैव रिकॉग्नाइज्ड द थीम ऑफ द क्वेश्चन कि यूनियन टेरिटरी के बारे में लिख रहा है, और यहाँ पे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का रेफरेंस भी दे रहा है कि दिस काइंड ऑफ अरेंजमेंट इज गिवन बाय 69th अमेंडमेंट एक्ट फॉर दिल्ली, राइट, एंड सिटी ऑफ दिल्ली. तो दिस इज द इंट्रोडक्शन इज वेरी मच कंसिस्टेंट विद द थीम ऑफ द क्वेश्चन. अगर आप फिर देखो तो ही इज राइटिंग अबाउट द एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन्स एंड पॉलिटिकल रीजन्स, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू द कंटेंट पार्ट अभी. उसके बाद ये इफेक्ट लिख रहा है, दिस इज गोइंग बियॉन्ड द डिमांड, दिस इज गोइंग बियॉन्ड द डिमांड. लेकिन मैंने क्या बोला कि पहले आप अपने जैसे जो भी डिमांड्स पूछे हुए हैं उनको एड्रेस कर रहे हो या नहीं, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट, एंड देन यू गो बियॉन्ड द डिमांड इफ द पेज स्पेस अलाउ. सो ही हैज गॉन बियॉन्ड द डिमांड, बट उसने अपनी जो लास्ट पार्ट है स्टेप्स उसको मिस नहीं किया, एंड ही हैज रिटन दैट, एंड देन ही हैज कंक्लूडेड हिज आंसर. नाउ आंसर्स के जितने भी पार्ट्स है इसने बहुत ही अच्छे से एड्रेस किया है, एंड द कंटेंट हियर इज आल्सो गुड. यू कैन जस्ट पॉज एट द आंसर एंड कैन रीड इट, राइट. नाउ अगर आप देखें तो इसका जो आंसर है अभी EIR 1 की तरह स्ट्रक्चरली बहुत ही सॉलिड है. इफ यू कैन सी दिस, इंट्रोडक्शन भी है, सारे डिमांड्स के पार्ट्स बहुत ही अच्छे से एड्रेस हो रहे हैं, एंड देन ही हैज कंक्लूडेड द आंसर. सो ही इज स्ट्रक्चरली मोर सॉलिड एज द EIR 1 was, right. So this is how we trained him, right, and we are expecting कि result 2024 में लेके आए. Now the same way I'm talking about, and now same way I'll give the example of another aspect, right. Now she has given exam in 2022, right. 2022 में एग्जाम दिया, 2023 में prelims क्लियर नहीं हुआ. अगेन she was enrolled in 2024 with us स्मैश मेंस प्रोग्राम, ठीक है. और ये भी जो 2022 में एग्जाम दिया था, इसके पहले 2 अटेम्प्ट और दिए थे जो प्रीलिम्स में क्लियर नहीं हुआ, यानी कि इसकी भी जर्नी 5 साल की लगभग हो चुकी है, राइट. एंड शी स्कोर्ड 740 मार्क्स इन मेंस. शी वाज जस्ट 8 मार्क्स बिहाइंड द कट ऑफ, क्योंकि 748 वाज द कट ऑफ इन 2022, राइट. एंड हियर आई कैन शो यू द प्रूफ कि इसने हमारे साथ यहाँ पे 2024 में टेस्ट लिखा हुआ है, राइट. इफ यू कैन सी दिस, ठीक है. दिस इज आवर स्मैश मेंस, हमारा इसका FLT का बुकलेट, राइट. आई एम टेकिंग द सेम क्वेश्चन, इलेक्शन कमीशन वाला ही. आई टोल्ड यू द थीम एंड डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. कि थीम क्या था क्वेश्चन का, एक्ट. डिमांड क्या था कि प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. दूसरा डिमांड क्या था, क्रिटिकली एग्जामिन, सो यू हैव टू टेल द इश्यूज विद द प्रोविजंस. एंड थर्ड डिमांड वाज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट मैकेनिज्म, राइट. सो व्हाट शी इज राइटिंग इज, आप देखो ये पहले इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में बात कर रही है. देन शी इज टॉकिंग अबाउट आर्टिकल 341. Then she is telling me the importance of ECI. I don't know why. ठीक है. Need for a new law. I don't know why she is giving me this. उसके बाद she is talking about contention in this new bill. I think ऐसा लग रहा है ना कि जो पूछा है उससे अलग ही लिखा जा रहा है. Whatever has been asked, उससे ये totally different लिख रही है. Though she has the content, though she has a lot of content in her copy, but she is not writing what is art, right? So that is why if you'll see कि इसको नंबर यहाँ पे इवैल्यूएटर ने 2.5 दे दिए. जनरली मैं अपनी यहाँ पे कॉपीज चेक लेके नहीं आया हूँ, क्योंकि मुझे भी लिखना है तो बहुत हौच पौच हो जाएगा कॉपी के अंदर. सो दैट इज वाई, बट ये मुझे चेक्ड कॉपी मिल गई. दैट इज वाई शी हैज स्कोर्ड 2.5 मार्क्स, 2.5 मार्क्स इवन आफ्टर राइटिंग सो मच ऑफ कंटेंट. सो दिस इज व्हाट द वेटरन एस्पिरेंट्स आर डूइंग, जो कि 5-5 साल की तैयारी कर चुके हैं, राइट. दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड द थीम एंड डिमांड प्रॉपर्ली, राइट. स्ट्रक्चरिंग सही नहीं है. अगर आप इसके दूसरे क्वेश्चन को मैं आपको दिखाऊं, अगेन अगर आप देखें तो द सेकंड क्वेश्चन सेज इवैल्यूएट द रोल ऑफ सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. सेबी का रोल बताओ, राइट, एज ए पेरेंट्स पैट्रिया ऑफ इंडिया सिक्योरिटी मार्केट. दिस इज द क्वेश्चन. नाउ रोल ऑफ, नाउ व्हाट इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, सेबी. सेबी इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, जिसके बारे में आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे. दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, जिसके बारे में यू विल राइट इन द इंट्रोडक्शन पार्ट. डिमांड ऑफ द क्वेश्चन क्या है, सेबी का रोल बताओ. बट वो क्या पूछ रहा है, इवैल्यूएट, यानी कि क्या, you'll go 50-50. मतलब क्या कि डायरेक्टिव आपको ये बोल रहा है रोल तो बताओ, बट रोल में क्या चैलेंजेस है वो भी बताओ मुझे.
राइट। और जब तुम चैलेंजेस बताओगे तो हमेशा अपना आंसर वे फॉरवर्ड के साथ ही कंक्लूड करोगे, राइट। इट इज बेटर टू राइट अ वे फॉरवर्ड एंड देन समराइज इन 1 line or 2 line टू कंक्लूड योर आंसर। नाउ दिस इज, अगर आप ये फॉलो करते हो ना तो देन यू आर स्ट्रक्चरली वेरी सॉलिड, जैसे AIR1 की कॉपी थी, स्ट्रक्चरली वेरी सॉलिड, ठीक है। नाउ सी उसने कैसे लिखा हुआ है, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि इन्होंने कैसा लिखा हुआ है, लेट्स सी कि इन्होंने कैसा लिखा हुआ है। लेट मी इरेज इट, राइट। सी हैज स्टार्टेड विद सेबी व्हिच इज गुड, इंट्रोडक्शन थीम के साथ कंसिस्टेंट है। रोल ऑफ सेबी सी इज राइटिंग, ठीक है। तो रोल ऑफ सेबी भी इन्होंने यहाँ तक लिखा, ओके। आई एम नॉट गोइंग इनटू द कंटेंट पार्ट, इट विल टेक टाइम, ठीक है। उसके बाद सी इज नॉट राइटिंग द चैलेंजेस विद रिस्पेक्ट टू द सेबी, राइट। फॉर एग्जाम्पल इट इज नॉट ए कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट नहीं है उसके पास, दैट कैन बी ए चैलेंज, राइट। अपॉइंटमेंट प्रोसेस के बारे में बात कर सकते हो, वैकेंसीज के बारे में बात कर सकते हो इन द पोस्ट, राइट। सो शी इज नॉट writing about that, she is writing relevance and importance of security market, so this has not been asked, ठीक है। तो पहले तो वो बता दो जो पूछा गया है, then go beyond the demand if the space allows you and then conclude your answer. So this is what the veteran aspirant जिन्होंने 5-5 साल तैयारी की है वो ये कर रहा है। So can we help them improve? Now अगर मुझे इसे टॉपर बनाना है, let's say she has scored 740, तो मुझे इसका 60 नंबर बढ़वाना होगा ताकि ये 800 के ऊपर चली जाए और टॉप 50 के अंदर रैंक लेके आप। So if she can improve these things in the answers, तो क्या ये अपने 60 मार्क्स 4 पेपर मिला के नहीं बढ़ा सकती? डेफिनेटली बढ़ा सकती है, राइट। सो इफ यू सी द इम्प्रूवमेंट पार्ट अगर आपको मैं दिखाऊं, जो कि आई थिंक इसके लास्ट के 1-2 फैकल्टीज से मैंने ये कॉपी उठाई है। सो इफ द क्वेश्चन अगर आप पढ़ो यहाँ पे, द क्वेश्चन सेज कि एग्जामिन द रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट काउंसिल। एग्जामिन पूछा है, इट विल गो 50-50, यहाँ 2 डिमांड आपको मिल जाएंगी, ठीक है। रोल ऑफ यूनाइटेड नेशंस आपको बताना पड़ेगा ह्यूमन राइट काउंसिल का, और उसका क्या इश्यूज है उनके साथ वो भी बताना पड़ेगा। तो डिमांड 1 और डिमांड 2 आपको यही मिल गई, राइट। थीम आपको यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ही मिल गया, तो उसके बारे में आप इंट्रोडक्शन में लिखोगे, राइट, ठीक है। और मैकेनिज्म क्या अप्लाई करना चाहिए कि हम यूएनएचआरसी को, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स काउंसिल को यूज करके ह्यूमन राइट्स वायलेशन का एड्रेस कर, राइट। दिस इज द थर्ड डिमांड। सो अगर आप इंप्रूवमेंट देखोगे, सी राइटिंग अबाउट एनएचआरसी इन द इंट्रोडक्शन, ठीक है। रोल भी यहाँ लिख रही है, रोल के बाद यहाँ पे ये शॉर्टफॉल्स विद एनएचआरसी लिख रही है, और मैकेनिज्म भी इसने यहाँ पे लिखा हुआ है। इफ यू कैन फिगर आउट, इफ यू कैन सी दिस मैकेनिज्म भी इसने यहाँ लिखा हुआ है, दो इसने क्रोनोलॉजी नहीं फॉलो की, बट शी हैज रिटन, राइट। शी हैज आइडेंटिफाइड ऑल द डिमांड्स, थीम भी सही पकड़ा है, एंड देन शी हैड कंक्लूडेड। नाउ if she can write all the answers structurally very good like this, definitely she is going to score more than 800 marks, right? So this was one of the senior aspirant, जो कि again मैंने example दिया आपको। Now एक और example देता हूँ मैं आपको, the journey of a ranker, right? क्योंकि मैंने आपको जैसे बताया कि हमारे साथ स्मैश मेंस प्रोग्राम में veteran aspirants के साथ साथ rankers भी जुड़े होते हैं। Now this is the mark sheet of one of the ranker, right? ये हमारे स्मैश मेंस प्रोग्राम में enrolled था 2024 के लिए, और ही इज ए रैंकर ऑफ 2022, ठीक है। एंड इफ यू कैन सी इसके मेंस में मार्क्स जो 2022 में थे वो 782 थे, और पर्सनालिटी टेस्ट में ही हैज गॉट 190 मार्क्स, सो टोटल ही हैज स्कोर्ड 972 एंड ही वाज आई थिंक 276 रैंक में भी ही इज, राइट। तो अगर आप ये देखो कि जो इसके मेंस में 782 मार्क्स हैं, अगर ये 802 हो जाते, 20 मार्क्स और बढ़ जाते, तो क्या ये टॉप 50 के अंदर आ सकता था और आईएएस बन सकता था? डेफिनेटली बन सकता था, ठीक है। एंड ही हैज रिटन टेस्ट विद अस, उसकी मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ। 2024, हिज नेम इज सेम मुकुंद, हियर आल्सो हिज नेम इज सेम। सो लेट्स सी हाउ ही यूज्ड टू राइट द आंसर। अगर मैं ये बताऊं कि अगर मैं सिमिलर क्वेश्चन लेके चलूं इलेक्शन कमीशन वाला, तो सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन में इसने थीम को ढंग से नहीं पकड़ा, बाकी स्ट्रक्चरली ही इज गुड एवरीवेयर। प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, कंटेंट भी सही है, इश्यूज विद द एक्ट, new mechanism suggested by Supreme Court, and conclusion, और conclusion में भी he has mentioned various committees name, which is good. So as a ranker, वो ranker इसीलिए बन पाया है कि ये सारी चीज़ों में वो mistake नहीं करता है। If you can see this, right? Rankers की mistake अलग से होती है, right? वो normal mistakes structure level पे ये सब mistakes नहीं करेंगे। Now to find his mistakes कि वो कहाँ improve कर सकता है, right? So he is making mistakes in, let's say, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके स्क्रीन पे अगर आप ये क्वेश्चन देख पाओ, तो द क्वेश्चन सेज द इमर्जेंस ऑफ हेटेरोडॉक्स रिलीजन इन द 6th century BC was a significant development in ancient India, marking a period of intellectual and religious ferment discussed.
नाउ दिस इज द क्वेश्चन, राइट। तो सबसे पहले क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को हम पकड़ते हैं, और क्वेश्चन के स्ट्रक्चर को पकड़ने के लिए हमें थीम और डिमांड अप्रोच को पकड़ना पड़ेगा, राइट, और डायरेक्टिव के फंक्शन को समझना पड़ेगा। नाउ यू विल सी कि हेटेरोडॉक्स रिलीजन इज अ थीम ऑफ द क्वेश्चन, कि हेटेरोडॉक्स रिलीजन पे बात हुई है, दिस इज द थीम ऑफ द क्वेश्चन, सो दिस विल गो इनटू द इंट्रोडक्शन पार्ट, राइट, दिस विल गो इनटू द इंट्रोडक्शन पार्ट। इमर्जेंस ऑफ हेटेरोडॉक्स रिलीजन इन 6th century BC, इसकी आप रीजन्स लिख सकते हो डिमांड के अंदर, so this is demand 1, you can just make a diagram and write the region, right, because ठीक है। दूसरा, मार्किंग अ पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल फॉर्मेट, इसको डिमांड 2 बनाओ, और रिलीजियस फॉर्मेट इसको डिमांड 3 बनाओ, राइट। तो यानी कि इस क्वेश्चन में 3 डिमांड्स हैं। सो इफ आई हैड टू आंसर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, सो मैं इसका कैसे बनाता, लेट्स से स्ट्रक्चर, कि मैं इंट्रोडक्शन में डिस्कस करता हेटेरोडॉक्स रिलीजन के बारे में, लेट मी राइट हेटेरोडॉक्स रिलीजन HR, ठीक है। फिर मैं बॉडी में क्या करता, रीजन बताता इमर्जेंस का इन 6th century BC, ऐसे डायग्राम्स के थ्रू। फिर मैं एक हेडिंग में आता मार्किंग अ पीरियड ऑफ इंटेलेक्चुअल फॉर्मेट, ठीक है, इसके अंदर जो भी मैं 3-4 पॉइंट्स लिखता। उसके बाद मैं सेकेंड पेज में जाता मार्किंग अ पीरियड ऑफ रिलीजियस फॉर्मेट, इसके अंदर 3-4-5 पॉइंट लिखता जैसे, और फिर मैं यहाँ पे कंक्लूड करता। दिस शुड बी माई स्ट्रक्चर, राइट। अगर आप AIR-1 जैसा स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो इट हैज़ टू बी लाइक दिस, ठीक है। मैंने थोड़ा रफ ड्रॉ किया है, तो इफ यू सी हिज स्ट्रक्चर्स, तो ही इज नॉट राइटिंग दैट वे, राइट। उसने एक डिमांड के अंदर ही, एक हेडिंग के अंदर ही 8-9 पॉइंट जो भी आए मिसमैच करके विदाउट मेकिंग द आंसर स्ट्रक्चरली वेरी गुड, ऐसा नहीं किया इसने। और कंटेंट भी आप देखेंगे तो बहुत सॉलिड नहीं है। यू कैन जस्ट पॉज द वीडियो एंड टेक द रीड द आंसर हियर। तो यू विल फाइंड कि ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में दिक्कत करता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इसके स्ट्रक्चर सही नहीं हो पाते, एंड देन स्ट्रक्चर अगर सही नहीं हो पाएगा तो कंटेंट भी आपका उतना अच्छा नहीं जा पाएगा, राइट। सो हाउ हिज इंप्रूवमेंट वाज कि अगेन अगले पेपर में या उसके अगले पेपर का एक स्क्रीनशॉट है मेरे पास, जिसमें वी हैव वन स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, जहां पे लिखा हुआ है, दो द 73rd and 74th अमेंडमेंट हैव शिफ्टेड द पैराडिग्म ऑफ द इंडियन रिपब्लिक from representative democracy to the participatory democracy, it has failed to transform into the deliberative democracy coming, ठीक है। Again, what you have to do is you have to find a theme and demand. Theme क्या है? 73rd and 74th Amendment Act. This is the theme of the question. So I will write about the objective of the act, ठीक है, या जो भी constitutional provisions हमारे जुड़े with respect amendments होने से, उसके बारे में भी मैं लिख सकता हूँ। So it will go into the introduction. Now, how it has shifted from representative democracy to the participatory democracy, this is demand 1, but it has failed to transform into the deliberative democracy, this is demand 2. Its failures is demand 2. And then if you are talking about the failure, so either you have to write a way forward then conclusion, or you have less space, तो आप सिर्फ और सिर्फ conclusion लिख सकते हो, but conclusion has to be a suggestive conclusion, right? So now you will see कि ये बहुत ही अच्छे से introduction को लिखता है, he has got the theme. उसके बाद ही इज यूजिंग व्हाट, द फर्स्ट डिमांड रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी टू पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, उसके बाद फेल टू ट्रांसफॉर्म द डेलिबरेटिव डेमोक्रेसी, और कंक्लूजन में ही सजेस्टिंग कंक्लूजन, ही इज नॉट राइटिंग द वे फॉरवर्ड बट ही इज राइटिंग अ सजेस्टिव कंक्लूजन दैट वुड आल्सो वर्क, राइट। सो अगर आप देखो तो यहाँ पे स्ट्रक्चरली और कंटेंट वाइज, इवन ऑल्सो द प्रेजेंटेशन वाइज हिज कॉपी इज वेरी गुड। सो नाउ ही कैन इम्प्रूव हिज 20 मार्क्स। अगर देखो जाए तो वो 4 पेपर में, GS 1 2 3 4 मिला के 4 पेपर में 20 मार्क्स डेफिनेटली इंप्रूव कर सकता है, एंड देन ही कैन गेट इनटू टॉप 50 रैंक, राइट। सो दिस इज हाउ वी ट्रेन आवर स्टूडेंट्स जो कि हमारे साथ स्मैश मीन्स प्रोग्राम में जुड़े होते हैं, राइट। नाउ अभी ये तो उन स्टूडेंट्स के बारे में था जो कि हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़े थे। नाउ व्हाट अबाउट यू, इफ यू आर फेसिंग द सिमिलर सिचुएशन, राइट, सो एंड यू आर नॉट गेटिंग एनी हेल्प, तो आप क्या कर सकते हो कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो और इस QR कोड का स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी जो भी रीसेंट कॉपी है हमको भेज दो, राइट। आई विल एनालाइज योर कॉपी एंड आई डेफिनेटली टेल यू कि आप किस स्टेज पे हो अपनी आंसर राइटिंग में और आपका फर्दर इंप्रूवमेंट क्या है। अगर आप एक ऑनलाइन स्टूडेंट हो तो डू सेंड योर कॉपी हियर, और अगर आप ऑफलाइन हो, अगर आप करोल बाग में रहते हो, लेट्स से यू आर स्टेइंग इन करोल बाग या ओल्ड राजेंद्र नगर, तो आप मंडे टू फ्राइडे मैं ऑफिस में रहता हूँ 2 से 5, 2 से 6, 2 to 6 PM, आप कभी भी हमारे ऑफिस आ सकते हो, एंड यू कैन आस्क द टीम कि मुझे अरविंद सर से मिलना है, आई विल मीट यू डेफिनेटली, राइट।
तो you can come and meet me, come with your answer copy so that I can tell you कि आप कहाँ आप improve नहीं कर पा रहे और कहाँ आप आके फंस चुके हो, right? So you can just come to me, और this is free by the way, right? This is free by the way, right? Nobody will ask you any money for this, right? Just 15-20 minutes with me, nobody will ask you the money, but you should be confident enough to come. So this is it from my side, and thank you, and stay tuned with Civils Daily IAS.